नेक्स्ट है इसके बाद में मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। अब एक चार्ज पार्टिकल होगा जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाएंगे। जैसे पहला केस हमने लिया है कि थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री है, मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या रखा हमने, 0 या 180 डिग्री। 0 या 180 डिग्री का मतलब है कि पहले हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में थ्रो करेंगे तो उसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में रहेंगे, तो थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री। फिर हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट थ्रो करेंगे तो उनके बीच में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो एक सिंपल सा केस है। यहाँ पे हम एक मैग्नेटिक फील्ड एज्यूम कर रहे हैं, सपोज करो ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है बी, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम चार्ज पार्टिकल को थ्रो कर रहे हैं। और किस टाइप से थ्रो किया जा रहा है, व्हेन एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0 डिग्री और 180 डिग्री, मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 या 180 डिग्री बनना चाहिए। पहला केस हमने लिया है कि चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, तो थीटा क्या रहेगा, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री। सेकंड केस ले लेते हैं जब चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है। इस केस में थीटा कितना लेना है, 180 डिग्री लेना है। थीटा मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। क्लियर है ये। अब एक चीज बताओ कि यहाँ पे जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा होता है तो उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। क्या होता है फॉर्मूला, F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये चार्ज पार्टिकल पे लगेगा। इस वाले केस में थीटा या तो 0 है या 180 डिग्री है, और इन दोनों ही केस में जो साइन फंक्शन की वैल्यू है वो क्या आएगी, चाहे आप थीटा 0 डिग्री पुट करो तब भी 0 आएगी, चाहे आप थीटा 180 डिग्री पुट करो तब भी 0 आएगी। इसका मतलब दोनों केस में फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। यानी कि चार्ज पार्टिकल पे कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, और जब मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं लग रहा तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल जैसे चल रहा है वैसे चलता जाएगा। कौन से पाथ पे चलेगा, ये स्ट्रेट लाइन पे चलेगा, सीधा ही चला जाएगा, इधर भी ये सीधा चला जाएगा। मतलब चार्ज पार्टिकल की ना तो डायरेक्शन चेंज होगी ना स्पीड चेंज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो पाथ है चार्ज पार्टिकल का वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ के ऊपर ये मूव करेगा। बोलो आया क्या समझ में। ठीक है, सिंपल सा केस है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, व्हेन एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री। मतलब इस बार जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, और आपको ये पता करना है कि उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा और उसका पाथ कैसा होगा। तो यहाँ पे मैं एक मैग्नेटिक फील्ड एज्यूम कर रहा हूँ जो प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में है। क्रॉस का मतलब क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर किया जा रहा है वो है इस बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में, अंदर की तरफ जा रहा है। जहां जहां मैंने क्रॉस बनाया है वहां पे ये एज्यूम करो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड जा रहा है। अब मान लो कि कोई चार्ज पार्टिकल है जो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इसमें एंटर कर रहा है विद वेलोसिटी v। ये कोई चार्ज पार्टिकल है और वो इस तरीके से इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड है, और ये जो चार्ज पार्टिकल है ये इस बोर्ड वाले प्लेन में जा रहा है, तो इनके बीच का एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हुआ 90 डिग्री। ठीक है ना, तो यहाँ पे थीटा कितना है, 90 डिग्री है। और थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो इस चार्ज पार्टिकल पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा जिसका फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। वेक्टर फॉर्म है तो उसको ऐसे लिखेंगे, और अगर इस v क्रॉस बी को ओपन किया जाएगा तो क्या आएगा, F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा आएगा। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करेंगे तो साइन 91 बन जाएगा, और फोर्स की वैल्यू आएगी क्यू वी बी। तो ये मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पे लग रहा होगा। और एक चीज आपको पता है कि साइन फंक्शन की वैल्यू 90 डिग्री पे मैक्सिमम होती है, इसका मतलब ये मैग्नेटिक फोर्स अभी मैक्सिमम इस चार्ज पार्टिकल पे लग रहा होगा। जितना मैक्सिमम ये मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा सकता है वो इस चार्ज पार्टिकल पे लग रहा है अभी। ठीक है, अब ये जो चार्ज पार्टिकल है ये इस तरीके से इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, तो ये सोच के बताओ कि इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स की डायरेक्शन वही होती है जो v क्रॉस b की डायरेक्शन होती है। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इनका क्रॉस प्रोडक्ट करके देखो। इसके लिए हम v क्रॉस b की डायरेक्शन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करेंगे। राइट हैंड स्क्रू रूल ये बोलता है कि राइट हैंड जो फिंगर्स हैं उनको फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में सीधा रखो और सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में घुमाओ,
तो थंब आपको v क्रॉस b की डायरेक्शन बताएगा। जैसे v की डायरेक्शन है इस बोर्ड वाले प्लेन में इधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है इनवर्ड, तो v इधर है और b की डायरेक्शन इनवर्ड है, इधर जा रहा है b, तो आपको v से b की तरफ आना है। v क्रॉस b का मतलब ये v वेक्टर है और ये होगा b वेक्टर, तो v से b की तरफ आपको हाथ को घुमाना है। तो आपको ऐसे रखना पड़ेगा हाथ को, और फिंगर्स को कैसे घुमाना है, v से b की तरफ, इनवर्ड डायरेक्शन में आपको फिंगर्स को कर्ल करना है। तो थंब किधर पॉइंट कर रहा है, ऊपर की तरफ। इसका मतलब इस चार्ज पार्टिकल पे जैसे ये इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, इस चार्ज पार्टिकल पे ऊपर की तरफ एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। इसकी वेलोसिटी तो इधर है और फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा। जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इसकी डायरेक्शन चेंज कर देगा, तो ये यहाँ पे पहुंचा। अब ये जो चार्ज पार्टिकल है ये ऊपर की तरफ जा रहा है विद वेलोसिटी v। एक चीज याद रखना है कि चार्ज पार्टिकल की जो स्पीड है वो यहाँ पे चेंज नहीं होगी। रीजन, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इस चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर लग रहा है, और अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगा तो अगर मैं इस फोर्स का कोई कंपोनेंट भी देखता हूँ वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो ये आएगा f cos 90, और cos 90 कितना होता है 0, यानी कि फोर्स का कोई भी कंपोनेंट वेलोसिटी के अलोंग नहीं आएगा, ना अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। इधर भी f cos 90 क्या आएगा 0, ये एंगल 90 है ना, इधर भी ये एंगल 90 है। तो फोर्स का कोई भी कंपोनेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए इसकी स्पीड चेंज नहीं हो सकती। ये फोर्स क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ इसकी डायरेक्शन चेंज कर देगा, ये ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा। अब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा, ठीक है, विद वेलोसिटी भी। अभी सोच के बताओ कि इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इसकी जो वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है v से b की तरफ, यानी कि ये v है ऊपर की तरफ और b इनवर्ड है, तो v से b की तरफ आपको फिंगर्स को घुमाना है, राइट हैंड फिंगर्स को v से b की तरफ। मतलब v वेक्टर को आप ये समझ लो कि v वेक्टर को b वेक्टर से मिलाना है, तो इसके लिए कौन सी डायरेक्शन में फिंगर्स को घुमाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे घुमाना है। तो थंब इधर पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो लेफ्ट साइड में लगेगा। अब ये चार्ज पार्टिकल लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएगा और ये यहाँ पे पहुंचेगा। जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे पहुंच रहा है तो अभी इसकी वेलोसिटी इधर है, ठीक है। अब इसके ऊपर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, तो v इधर और b इनवर्ड, इस बार वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो v से b की तरफ जाना है ना। ये v है और b इनवर्ड, तो v से b की तरफ जाएंगे तो हाथ को ऐसे रख के ऐसे घुमाना पड़ेगा फिंगर्स को v से b की तरफ, ऐसे थंब नीचे की तरफ पॉइंट करेगा। इसका मतलब जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स वो डाउनवर्ड लगेगा। अब ये नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा यहाँ पे विद वेलोसिटी v। अभी भी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई है, वेलोसिटी इसकी स्पीड चेंज नहीं हुई है, स्पीड कांस्टेंट ही रहेगी। अभी इसके ऊपर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो ये चार्ज पार्टिकल अभी नीचे जा रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, और आपको क्या करना है v को b से मिलाना है। मतलब ऐसे फिंगर्स घूमनी चाहिए, इधर से इधर जानी चाहिए। v वेक्टर नीचे है, b वेक्टर इनवर्ड है, तो आपको हाथ ऐसे रखना पड़ेगा, तब जाके आप v से b की तरफ फिंगर्स को घुमा पाओगे। थंब इधर पॉइंट करेगा, इसका मतलब फोर्स इधर लगेगा और ये इधर लगेगा राइट की तरफ फोर्स, तो ये राइट की तरफ मुड़ के वापस उसी पोजीशन पे पहुंच जाएगा जहां से इसने चलना स्टार्ट किया था। तो ये कौन सा पाथ बन गया, ये तो सर्कुलर पाथ बन गया। इसका मतलब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे बन जाता है कि जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो उसका पाथ कैसा होगा, हमेशा सर्कुलर होगा। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है या 1 मार्क्स वाला छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है कि एक चार्ज पार्टिकल है और वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, तो उसका पाथ कैसा होगा। तो अलग अलग पाथ आपको बता रखे होंगे, स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर, हेलिकल, इलिप्टिकल, ऐसे कोई भी आपको पाथ बता देगा तो आपको याद रखना है कि ये सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, ठीक है। अब अगर ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो इसके लिए हम दो चीजें कैलकुलेट करके देखेंगे। एक तो इस सर्कल की रेडियस क्या होगी, और एक ये भी कैलकुलेट करेंगे कि इसको एक चक्कर लगाने में टाइम कितना लगेगा, जिसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। तो दो चीजें हम कैलकुलेट करके देखते हैं। सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे इसके पाथ की रेडियस। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो उसके लिए एक जरूरी कंडीशन होती है कि उसके ऊपर एक सेंटर की तरफ फोर्स लगना चाहिए, उस सर्कल के सेंटर की तरफ एक फोर्स उसके ऊपर लगना चाहिए। अगर फोर्स लग रहा है तो ही वो सर्कुलर मोशन कर पाएगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, अच्छा ये सेंटर की तरफ लगने वाला जो फोर्स है इसका नाम होता है सेंट्रीपेटल फोर्स। तो यहाँ पे जो
चार्ज पार्टिकल है इस पे देखो सेंटर की तरफ, ये इसका सेंटर है सर्कल का, तो सेंटर की तरफ एनी टाइम एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, यानी कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है यही यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह काम कर रहा है। सेंट्रीपेटल फोर्स उस फोर्स को बोला जाता है जो पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे घुमाता है। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स है जो सेंटर की तरफ लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि ये किसकी तरह काम कर रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह काम कर रहा है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वही क्या है, सेंट्रीपेटल फोर्स एफ सी, सी से मतलब सेंट्रीपेटल को रिप्रेजेंट किया है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है एफ सी। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स वो है QVB, और ये किसकी तरह काम कर रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह है। तो सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, ये सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, मास, वेलोसिटी और रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, इन तीनों में ये रिलेशन होता है, और इससे आप सेंट्रीपेटल फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हो जो पार्टिकल पे लग रहा होगा। v दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा, इस v से ये वाला v कैंसिल, और ये r इक्वल टू क्या आ जाएगा, mv/qb आ जाएगा। तो ये है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। और यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि पार्टिकल का मास कांस्टेंट होगा, चार्ज भी उसके ऊपर कांस्टेंट ही रहेगा, और मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड भी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो बी भी यहाँ पे कांस्टेंट होगा। तो रेडियस किस पे डिपेंड करेगी, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल पे डिपेंड करेगी या स्पीड पे डिपेंड करेगी, ऐसा बोल सकते हो। रेडियस स्पीड के या वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। पार्टिकल की स्पीड जितनी ज्यादा होगी उसके पाथ की रेडियस भी उतनी ही बड़ी होगी। मतलब अगर ये पार्टिकल ज्यादा स्पीड से इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो ये बड़े रेडियस के सर्कल पे घूमेगा, और अगर ये धीरे से एंटर करेगा तो ये छोटे रेडियस के सर्कल पे घूम रहा होगा। मतलब रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ किस पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है या स्पीड पे डिपेंड कर रही है। अगर स्पीड ज्यादा है पार्टिकल की तो ये बड़े पाथ पे घूम के आएगा, सर्कुलर मोशन करेगा, बड़े पाथ के ऊपर घूम के आना है इसको। और अगर स्पीड ही कम है तो ये धीरे से छोटे से पाथ के ऊपर घूम के वापस आ जाएगा। मतलब सर्कुलर मोशन तो करेगा लेकिन छोटे पाथ पे करेगा। आया समझ में ये? ठीक है, एक चीज और कैलकुलेट कर लेते हैं इसमें कि ये जो सर्कुलर पाथ है जब ये इसको कवर कर रहा होगा तो इसको एक चक्कर में टाइम कितना लगेगा, एक कंप्लीट साइकिल पूरा होने में इसको टाइम कितना लगेगा। टाइम कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पे देखो जब ये एक चक्कर कंप्लीट करेगा तो ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल के बराबर। सरकमफेरेंस कितनी होती है सर्कल की, 2πr। तो ये 2πr डिस्टेंस कवर कर रहा होगा। और स्पीड क्या रहेगी इसकी, v। स्पीड तो चेंज होती नहीं है ना, सर्कुलर पाथ पे घूमते टाइम पे इसकी स्पीड चेंज नहीं होती। तो अगर आपको कैलकुलेट करना हो कि इसको कितना टाइम लगा एक चक्कर कंप्लीट करने में, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी इसने कवर करी, 2πr, स्पीड क्या रही, v। r की ये वैल्यू इसमें पुट कर दो तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2π/v इंटू mv/qb। और यहां से सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये v से v कैंसिल कर दो तो ये आएगा t इक्वल टू 2πm/qb आएगा। ये हमारा टाइम पीरियड आ गया इस चार्ज पार्टिकल का। मतलब चार्ज पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ पे घूमेगा तो उसको एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा वो होगा 2πm/qb के बराबर। और इस फॉर्मूले के अंदर देखो ना तो r आ रहा है ना ही v आ रहा है। इसका मतलब जो टाइम पीरियड है चार्ज पार्टिकल का वो ना तो रेडियस पे डिपेंड करेगा और ना ही स्पीड पे डिपेंड करेगा, ना तो रेडियस पे डिपेंड करेगा और ना ही स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल पे डिपेंड करेगा। मतलब ये चार्ज पार्टिकल चाहे धीरे से इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करे या तेजी से एंटर करे, इसके पाथ की रेडियस तो अलग अलग होगी रिलेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन इसको एक चक्कर लगाने में टाइम बराबर ही लगेगा। अगर ये तेजी से एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो ये बड़े पाथ के ऊपर घूम के आएगा ज्यादा स्पीड से, ठीक है। और अगर ये धीरे से एंटर करेगा तो ये कम स्पीड से छोटे सर्कुलर पाथ पे घूम के आएगा, लेकिन टाइम बराबर ही लगेगा। क्योंकि जब ये छोटे पाथ पे चल रहा है तो इसकी स्पीड भी कम है, और जब ये बड़े पाथ पे चल रहा है तो इसकी स्पीड ज्यादा है। तो टाइम बराबर लगता है दोनों केस में, बस पाथ की रेडियस अलग होती है स्पीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपको पूछे कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी मतलब एक ये पर सेकंड कितने चक्कर लगा रहा होगा, है ना, एक सेकंड में कितने चक्कर कंप्लीट कर रहा होगा, तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए क्या कर सकते हो, टाइम पीरियड का जो रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ये फॉर्मूला उल्टा कर दो, यानी ये बन जाएगा QB/2πm। ये किसका फॉर्मूला आ गया, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया। आया समझ में? तो इस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज पार्टिकल कैलकुलेट कर सकते हो। ये सारी चीजें आ गई। आया समझ में?
अब इसमें नेक्स्ट केस है व्हेन एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अदर देन 0 डिग्री 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। हम इस बार ये कंसिडर करेंगे कि जो चार्ज पार्टिकल है इसकी जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से 0 डिग्री 90 डिग्री और 180 डिग्री के अलावा कोई एंगल बना रही है। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और इधर होगी जेड एक्सिस, और चार्ज पार्टिकल एक पार्टिकल है जिसपे चार्ज क्यू है, वो v वेलोसिटी से जा रहा है और इसका एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल है मान लो थीटा। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको भी कंसिडर कर लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उससे थीटा एंगल के ऊपर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है। मतलब चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। अब ये जो थीटा है ये ना तो 0 डिग्री है, ना 180 डिग्री है और ना ही 90 डिग्री है, ये उनके बीच का कुछ एंगल है। हो सकता है ये 30 डिग्री हो सकता है 60 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, ऐसा कुछ भी एक एंगल होगा। ठीक है, अब हमको ये स्टडी करना है कि अब ये चार्ज पार्टिकल किस टाइप के पाथ के ऊपर मूव करेगा। सबसे पहले तो समझने के लिए इस वेलोसिटी के मैं दो कंपोनेंट कर रहा हूं, इसके दो कंपोनेंट कर लेते हैं। वेलोसिटी का थीटा से जुड़ा हुआ जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, v cos थीटा, और दूसरे वाला जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, v sin थीटा। कंपोनेंट करने आते हैं हमको। थीटा से जुड़ा हुआ जो कंपोनेंट है वो हमेशा cos होता है और दूसरे वाला sin होता है। ठीक है जी, ये जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, इसको ध्यान से देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। कौन सी डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। तो वेलोसिटी के इस कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो गया, इसको मैं थीटा डैश लिख रहा हूं, ये हो गया 0 डिग्री। भाई वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी के इस कंपोनेंट की बात हो रही है अभी। ये जो कंपोनेंट है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, तो थीटा हो गया 0। जो मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पे आएगा वो 0 आएगा। इसका रीजन, क्योंकि जब भी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होती है तो उस कंडीशन में पार्टिकल पे कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला याद है ना, F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। अगर थीटा 0 डिग्री होगा, इसमें थीटा किसके बीच का एंगल है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो वेलोसिटी का ये जो कंपोनेंट है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, इसका मतलब थीटा हो गया 0। 0 पुट करोगे साइन 0 आएगा 0, इसका मतलब फोर्स 0 रहेगा। और जब फोर्स 0 होता है तो पार्टिकल कौन से पाथ के ऊपर चलता है, स्ट्रेट लाइन पे चलता है, सीधा चला जाएगा इसी स्पीड से। तो जो पाथ होगा वो होगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इस वाले कंपोनेंट की बात करते हैं। वेलोसिटी का ये जो कंपोनेंट है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। इस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो इस वेलोसिटी के इस कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो इस बार मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, इस बार 0 नहीं होगा मैग्नेटिक फोर्स। और क्योंकि थीटा 90 डिग्री है, मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो हमने ये स्टडी किया था कि जब भी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी तो पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा। ये चीज हम पढ़ चुके हैं। अब दोनों का मिला जुला असर इसके ऊपर होगा। ये नहीं होगा कि ये सीधा चला जाएगा, ये भी नहीं होगा कि एक जगह पे सर्कल पे घूमता रहेगा, क्योंकि दोनों वेलोसिटी इसके पास है। इस वेलोसिटी के कंपोनेंट तो इसलिए किए ताकि ये समझ में आ जाए कि ये क्या एक्टिविटी करने वाला है। तो यहाँ पे इन दोनों को मिला दो आप, इन दोनों इफेक्ट को मिलाओ, मतलब आगे भी जाना चाहिए और सर्कल पे भी घूमना चाहिए। तो ये दोनों काम एक साथ कैसे करेगा, तो पार्टिकल ऐसे घूमता हुआ, यानी सर्कुलर पाथ पे घूमता हुआ आगे मूव करेगा। ये जो पाथ होता है ना ऐसे घूमते हुए आगे जाने का, इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। कौन सा पाथ है ये, हेलिकल पाथ। मैं ड्रॉ करके बता रहा हूं आपको, ये देखो, ये इस टाइप के पाथ के ऊपर मूव करेगा। तो ये जो पाथ है ना इस टाइप से आगे चलने का, इसको हम बोलते हैं हेलिकल पाथ। तो पाथ कैसा रहेगा इस चार्ज पार्टिकल का, हेलिकल। जैसे कि स्प्रिंग नहीं होती क्या, उस शेप को हम हेलिक्स बोलते हैं। तो उस टाइप के पाथ पे तो चल रहा है ये, ऐसे ऐसे घूमता हुआ आगे जाएगा ये, है ना, तो इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। ये चीज समझ में आ गई। अब इस हेलिकल पाथ के लिए हम 3 चीजें कैलकुलेट करके देखेंगे। एक तो जब ये ऐसे सर्कुलर पाथ पे घूमेगा तो उसकी रेडियस क्या होगी, भाई सर्कुलर पाथ पे भी तो घूम रहा है, आगे तो चल ही रहा है, साथ में सर्कुलर पाथ पे भी घूम रहा है, तो उसकी रेडियस क्या होगी, उसका टाइम पीरियड कितना होगा, और एक चक्कर जब ये कंप्लीट कर लेगा ऐसा तो ये आगे कितना आ जाएगा, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ पे घूमता हुआ आगे भी बढ़ रहा है साथ साथ। तो 2 काम एक साथ हो रहे हैं, सर्कुलर पाथ पे घूमने का और आगे बढ़ने का। तो एक चक्कर में ये कितना आगे आ जाएगा, उस डिस्टेंस को भी हम कैलकुलेट करके देखेंगे। ठीक है,
सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जब ये सर्कल पे घूम रहा होगा तो इसकी रेडियस क्या होगी और इसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो सर्कल पे घूमने के लिए वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है, v cos थीटा या v sin थीटा, v sin थीटा, क्योंकि सर्कल पे इसलिए घूम रहा है चार्ज पार्टिकल क्योंकि वेलोसिटी का वो जो कंपोनेंट है v sin थीटा वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। बोलो आया क्या समझ में, है ना। तो वेलोसिटी का v sin थीटा जो कंपोनेंट है वो इसको सर्कुलर पाथ पे घुमा रहा है, तो उसकी वजह से मतलब इस कंपोनेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पे लग रहा होगा पहले हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वेलोसिटी का ये जो कंपोनेंट है, वेलोसिटी का ये जो कंपोनेंट है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो थीटा डैश हो गया 90 डिग्री। अब मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूं, ठीक है। F इक्वल्स टू क्या आएगा, Q, V की जगह मुझे क्या लेना है, V साइन थीटा, V साइन थीटा इनटू B इनटू साइन, और ये थीटा कौन सा एंगल होगा, थीटा डैश। यहाँ पे ये जो थीटा डैश है ना ये वो एंगल है जो कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में लिया जाता है, तो मैं इसको थीटा डैश लिख देता हूं एक बार यहाँ पे। तो ये थीटा डैश कितना है 90 डिग्री। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो ये मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर लग रहा है। अब ये जो फोर्स है ये इसको सर्कुलर पाथ पे घुमाएगा, यानी कि सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह काम करेगा, है ना। तो यहाँ पे ये जो फोर्स है क्यू वी बी साइन थीटा ये किसके बराबर होना चाहिए, इस चार्ज पार्टिकल पे लगने वाले सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर होना चाहिए। सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv² अपॉन आर, लेकिन v की जगह तो आपको क्या लेना पड़ेगा, v साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे सर्कल पे जब ये घूम रहा होगा तो वेलोसिटी क्या होगी सर्कल पे घूमने की, v साइन थीटा। दोनों साइड में v साइन थीटा कैंसिल कर दो, r आ जाएगा m v साइन थीटा, एक v साइन थीटा इधर कैंसिल इस वाली v साइन थीटा से, और सॉल्व करोगे तो ये आएगा mv साइन थीटा अपॉन qb। तो ये अपने पास में रेडियस का फॉर्मूला निकल के आ गया कि सर्कुलर पाथ पे जब ये घूम रहा होगा तो इसकी रेडियस कितनी होगी। आया समझ में, इसका जो सर्कुलर पाथ है उसकी रेडियस होगी mv साइन थीटा अपॉन qb के बराबर। अब हम टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि एक चक्कर में टाइम कितना लगेगा। तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए ये देखो कि एक चक्कर में ये डिस्टेंस कितने कवर करेगा सर्कुलर पाथ पे। अभी हम सर्कुलर पाथ की बात कर रहे हैं, आगे जाने की बात ही नहीं कर रहे, सर्कुलर पाथ पे घूमने की बात हो रही है सारी। तो सर्कल पे ये घूमेगा तो ये 2πr डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, डिवाइडेड बाई इसकी वेलोसिटी क्या होगी सर्कल पे घूमने की, v साइन थीटा। तो ये क्या आएगा, सॉल्व करोगे तो r की वैल्यू यहां से पुट करो, देखो 2π इंटू mv साइन थीटा अपॉन qb डिवाइडेड बाई v साइन थीटा, v साइन थीटा से v साइन थीटा उड़ा दो, t इक्वल टू क्या आएगा 2π m अपॉन qb। यहाँ पे ये जो टाइम पीरियड है आप देख रहे हो कि ये ना तो रेडियस पे डिपेंड कर रहा हो ना ही स्पीड के इस कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है या स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। ये तो आपको पहले से ही पता है कि जो भी चार्ज पार्टिकल है उसका जो टाइम पीरियड है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, वो ना तो स्पीड पे डिपेंड करेगा चार्ज पार्टिकल की और ना ही रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ पे डिपेंड करेगा। तो फॉर्मूला सेम ही आएगा, ठीक है, जो पहले आया था। अच्छा, एक चीज और मैंने बताई थी, जो सर्कुलर पाथ है जब ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा होगा तो ये आगे भी चल रहा होगा साथ साथ। तो एक सर्कल पे घूमने पे या एक चक्कर कंप्लीट करने पे ये कितना आगे चला जाएगा उस डिस्टेंस को भी हम कैलकुलेट करके देखेंगे। उस डिस्टेंस का एक नाम होता है, उसको हम बोलते हैं पिच। क्या बोलेंगे उसको, उसको पिच बोलते हैं। पिच का मतलब होता है एक चक्कर कंप्लीट करने पे चली गई डिस्टेंस। जब ये एक चक्कर कंप्लीट कर लेगा ऐसे सर्कल पे तो ये कितना आगे चला जाएगा। अच्छा, इसको कैलकुलेट कैसे करें, तो आप सोच के बताओ, एक चक्कर लगाने में इसको टाइम कितना लगेगा, 2π m अपॉन qb। एक चक्कर कंप्लीट करने में ये कितना आगे चलेगा। अगर हमें ये कैलकुलेट करना है तो ये सोचो कि आगे चलने की इसकी वेलोसिटी क्या है, v cos थीटा। भाई आगे ये क्यों जा रहा है, क्योंकि इसके पास v cos थीटा वेलोसिटी है। तो आगे जाने की वेलोसिटी आपको पता चल गई, एक चक्कर में लगने वाला टाइम आपको पता चल गया। अब आपको वो डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है जो एक चक्कर में इसने या एक चक्कर कंप्लीट करने में जो टाइम लगा उतने टाइम में इसने कवर करी होगी। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी क्या है, v cos थीटा, टाइम कितना है 2π m अपॉन qb। तो क्या लिख देंगे, v cos थीटा इनटू 2π m अपॉन qb। ये अपना आंसर आ गया, ये लो, आया समझ में। तो पिच कैलकुलेट करना हो तो v cos थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2π m अपॉन qb से, तो उससे अपने पास क्या आ जाएगा,
एक चक्कर कंप्लीट करते टाइम पे उसने कितना आगे डिस्टेंस कवर करी होगी, वो डिस्टेंस निकल के आ जाएगी, जिसको हम पिच बोल रहे हैं यहाँ पे। आया समझ में? क्लियर है एकदम? अगर आपको ये पूछ ले कि चार्ज पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी बताओ, तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है ओमेगा इक्वल टू 2π/t या 2πf, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, ऐसा भी लिख सकते हो। तो क्या आ जाएगा आंसर? 2π/t की वैल्यू क्या है? 2πm/qb। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बोलो? 2π से 2π कैंसिल कर दो, ये आएगा qb/m, ये आपका आंसर होगा। अगर एंगुलर वेलोसिटी पूछे तो ये आंसर है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पूछे तो क्या करना है? टाइम पीरियड का जो उल्टा होता है उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये आ जाएगा qb/2πm, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी qb/2πm। इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। आया समझ में?